दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप फ्रेम में देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं आरजू काजमी साहिबा। किसी तारफ की मोहताज नहीं है, इंटरनेशनली जानी जाती हैं। मैं अमेरिका में भी था तो पंजाबी कहते ने उत्थे भी इन्हां दे रौले पे सन। तो अब इधर भी माशाल्लाह जिधर जाएं आरजू काजमी साहिबा के ही जो है वो तबसरे और तज्जियों पे बात होती है। आरजू साहिबा, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो ये कि आपने इनवाइट किया, और दूसरा ये कि हम वाकई में वापस आ गए, जिसका किसी को यकीन नहीं था। चले, कोई बात नहीं, देख ले। हमने आपने जो प्रोपेगेंडा मेरे बारे किया था, मैंने उसको गलत करार दे दिया। बिल्कुल सही है, इस बार जीत गया वाकई में। वरना नहीं हर कोई कह रहा था, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी सब सारे दोस्त जो है हमारे, वो यही कह रहे थे कि जी चीमा साहब वापस आते हुए नहीं दिख रहे। नहीं नहीं नहीं, बस वैसे ही मैंने कहा यार, सारी दुनिया जो है वो गर्मियां और सर्दियां और जो दिल करता है एंजॉय करती है। मैंने कहा मैं जरा स्प्रिंग और सर्दियां एंजॉय कर रहा हूँ। तो एनी हाउ, ये तो चलता रहेगा मैडम। लेकिन सुनने में आया कि पाकिस्तान में मैं आया हूँ, आपने क्या हालात पैदा कर दिए यहाँ पे। तो वहां से दूर से तो बड़ा अच्छा लग रहा था, यहाँ पे आके पता चला कि डॉलर 200 रुपए का हो गया। आज 196 का उन्होंने कर दिया है। आप क्या समझती हैं आरजू साहबा, ये जो डॉलर की उड़ान है, क्या ये इमरान खान साहब को जो फारिग किया गया उसकी वजह से है कि हालात मजीद खराब हुए हैं, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हुई है? और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने वो एक क्वेश्चन मार्क लगाया उन लोगों के ऊपर जिन्होंने वोट किया है अपनी पार्टी के अगेंस्ट इस चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन जो पंजाब में हुआ, और इस तरह मरकज में तो खैर किसी ने वोट नहीं किया था। तो आप क्या समझती हैं ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इन्फ्लेशन और जो डॉलर की कीमत ऊपर जाना और रुपए की कदर कीमत कम होना, क्या ये इमरान खान साहब की छुट्टी से लिंक करती है, या आप समझते हैं कि इकोनॉमी के अंदर इतनी जान नहीं थी और ये दिन आना ही था, आज इनकी वजह से आ गया, नहीं तो खान साहब की वजह से आना था? आप क्या कहती हैं? नहीं सर, मेरा ख्याल है कि ये दिन आना ही था, और इसमें इमरान खान साहब का कोई रोल नहीं है, कोई खास रोल नहीं है। और अगर इमरान खान होते तब भी यही होता। सिर्फ फर्क इतना पड़ा है कि इमरान खान के जाते ही जो है इस किस्म की बातें हुई हैं, जिसकी वजह से इमरान खान को प्लस पॉइंट मिल गया है, और वो अपने हर पॉलिटिकल रैली में ये बता रहे हैं कि जी ऐसा हो गया, महंगाई हो गई है, और जी डॉलर इधर चला गया। जबकि वो इसी तरह से चीजों को करके गए थे कि जिसकी वजह से ऐसा हो। साथ ही उनके जो नारे लग रहे थे कि जी कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में पैसे ना भेजे, या हुंडी के जरिए भेजे, बैंक्स के जरिए ना भेजे, जो प्रॉपर चैनल है उसके थ्रू ना भेजा जाए। तो उन्होंने तो हर तरह से कोशिश की थी, मगर उस किस्म का तो कोई काम नहीं हुआ। लेकिन ये जरूर हुआ है कि कई ऐसे फैसले थे जो आईएमएफ के पास जैसे गई है नई गवर्नमेंट, और वहां से वापस आके आईएमएफ की जो शर्तें हैं वो उन्हें पूरी करनी थी, और बल्कि पूरी करनी है। उसमें वो थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, और इस वजह से भी ये सारी चीजें उनके हाथों से निकल रही हैं। और साथ साथ इमरान खान के पॉलिटिकल रैलीज जो है मुसलसल चल रही हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा प्रेशराइज किया जा सके मौजूदा गवर्नमेंट को, और ये कहीं तक होते हुए भी नजर आ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट है, बहुत ज्यादा इस वक्त कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे वो लोग, और जो कि एक माइनस पॉइंट मैं कहूंगी उनकी तरफ जाता है। लेकिन इमरान खान को उससे कोई खास फायदा नहीं होगा। वो मुसलसल हर किस्म की बातें कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं मेरी जान को खतरा है, कभी कुछ बात कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं मुझे वही सिक्योरिटी या वही सारी चीजें दी जाए जो प्रोटोकॉल प्राइम मिनिस्टरशिप में उन्हें मिला करता था। लेकिन मेरा ख्याल है थोड़ा सा इस गवर्नमेंट को थोड़े सख्त फैसले ले लेने चाहिए थे पेट्रोल प्राइस वगैरह को लेकर, तो शायद चीजें संभल जाती। लेकिन जहां तक डॉलर की बात है, तो ये तो कोई भी आएगा डॉलर इसी तरह जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी पे तो हमने कोई काम किया ही नहीं है सिवाय इसके कि पैसे ले लेकर इधर से उधर से जो है वो खर्चे अपने पूरे किए। बाकी इमरान खान साहब तो कह रहे थे कि अमेरिका से साजिश हो रही है, तो काम पूरा हो गया जब वापस आ गए। लो जी, उधर फॉरेन मिनिस्टर पहुंच गए हैं, तो उधर मैंने क्या साजिश की? मैं तो शरीफ आदमी हूँ मैडम। ये देखें ना आप, सारे लोग प्रोपेगेंडा जो है अब इमरान खान की हुकूमत का अगर मेरे पे डाल देंगे तो पाकिस्तान कैसे चलेगा? अच्छा ये बताएं आरजू साहबा कि ये मुल्क के अंदर जो अफरा तफरी है कि इमरान खान कहते हैं मैं जलसे जुलूस करूंगा तो शायद मैं एस्टैब्लिशमेंट को पसंद आ जाऊंगा कि देखो मेरे अल भी ध्यान पाओ फिर, ठीक है, जो है ना मूड अपना बना रहे हैं और अवाम का कि जी मैं पॉपुलर हो जाऊं दोबारा, तो शायद मुझे इस तरह। आप क्या समझती हैं, एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है? जिस तरह बातें ये चल रही हैं कि जी वो न्यूट्रल हो गए हैं, और अगर एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है तो आप क्या समझती हैं कि
इमरान खान साहब जो है वो वापस आ पाएंगे, क्योंकि पिछली दफा तो इमरान खान साहब जो है वो उनकी आशीर्वाद से आए थे। तो मैं समझता हूं कि जो एस्टैब्लिशमेंट ने ये फैसला किया न्यूट्रल होने का, ये बहुत अच्छा फैसला है और इसको बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इमरान खान साहब उनको खींच रहे हैं कि जनाब आप वापस आएं और मेरी मदद करें और मुझे पहुंचने में। तो आप समझती हैं कि वो न्यूट्रल है और वो वाकई हालात को बेहतर करने में एस्टैब्लिशमेंट अपना रोल प्ले करेगी और इमरान खान उनको खींच रहे हैं? आप ये किस तरह कश्मकश देखते हैं? जी नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि वो लोग न्यूट्रल हैं या एस्टेब्लिशमेंट या फौज को जो भी आप नाम दें, लेकिन ये कि ना वो कभी न्यूट्रल थे और ना वो कभी न्यूट्रल होंगे। फिलहाल इतनी जल्दी न्यूट्रल होते हुए नजर नहीं आ रहे। ये जरूर है कि वो इमरान खान साहब को लाए थे, उससे पहले भी सारी गवर्नमेंट्स को वही लोग लाए थे और इमरान खान से उन्हें कोई खास फायदा नहीं हुआ, उल्टा फॉरेन पॉलिसी भी खराब हो गई, इकोनॉमी भी जो थी उस पर कोई काम नहीं हो सका। सिर्फ इमरान खान को एक ही आर्ट आता है और वो ये कि वो जगह जगह जाके फंड मांगते हैं और बातें करते हैं। अभी तो उन्होंने अपनी पार्टी के जो लोग हैं और जो सपोर्टर्स हैं उनसे भी, अगर आपको याद हो तो कहा था कि जी मुझे 100 रुपीज, कम से कम 100 रुपीज जो है वो जमा करवाए सब लोग। तो वो सिर्फ यही करते रहे और जाहिर है ये चीज जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं आई होगी। इस तरह से तो काम नहीं चल रहा होगा उनका, उनके भी 100 खर्चे होते हैं, मतलब आपको वैसे ही पता है उनके काफी प्लॉट स्लॉट लेने होते हैं, तो वो उसमें नहीं आ रहे होंगे। तो उन्होंने सोचा होगा कि इनको हटाएं और किसी दूसरे को लेकर है। साथ साथ नाम खराब हुआ, ऐसा जरूर है कि चाहे भुट्टो का जमाना हो, चाहे नवाज शरीफ हो या बेनजीर हो, इवन इमरान खान हो, सभी को फौज लेकर आती है, लेकिन कभी फौज का इतना ज्यादा नाम या एस्टेब्लिशमेंट का इतना ज्यादा नाम लिया नहीं गया जितना इमरान खान के टाइम में कहा गया कि इमरान खान को लाया गया है, इमरान खान को वोट नहीं थे, उनको एस्टेब्लिशमेंट लाइए। तो ऑब्वियसली ये चीज भी उनको, उनका नाम काफी खराब हुआ, ये चीज भी उन्हें पसंद नहीं आई होगी, तो इसलिए भी इमरान खान साहब को हटाया गया। और वैसे भी हर एक कोई 3-4 साल में हटा देते तो कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान के पब्लिक के लिए तो नई बात नहीं है। आप टीवी बंद कर दें या मुझसे बात करने, एक चीज करें तो या आप टीवी देख लें, लेकिन आप बार बार टीवी देख रहे, मुझे पता है आपने बताया था कि टीवी है या फिर कोई भाई लोग तो नहीं खड़े हुए, लेकिन ये है कि मेरे ख्याल से उससे कोई अब फर्क इतना पड़ने वाला इसलिए नहीं है कि अगर इमरान खान को ही रखना होता तो फिर हटाते क्यों, फिर चलने देते उनकी गवर्नमेंट 5 साल तक, अगर उन्हें दोबारा ही लाना था। लेकिन ये जरूर है कि जो नई गवर्नमेंट आई है उससे कुछ संभलता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो हो सकता है कि ये लोग टाइम से पहले ही इलेक्शन की तरफ चले जाए। तो आप देख रही हैं इलेक्शन हो रहे हैं पाकिस्तान में, वो तो सारे जो अपोजिशन पार्टी हैं वो तो आज उन्होंने फैसला कर लिया, सख्त फैसले करने हैं। सख्त फैसले तो एक ही है कि कीमत पेट्रोल की बढ़ानी है और सब्सिडी खत्म करनी है और जो है वो अवाम तक बोझ पहुंचाना है। और इमरान खान साहब जाते जाते मुल्क के साथ ज्यादती करके उन्होंने कहा कीमतें कम कर दो, ये आगे बढ़ाएंगे, पैसे है नहीं है तो लोग इन्हें गालियां देंगे, देखो इमरान खान तो कम। अब जनरल पब्लिक को तो नहीं पता। मैं तो आया हूँ, जब से मैं कल आया हूँ तो मैंने लोगों से बातचीत की, मैंने कहा सुनाई क्या, उन्होंने कहा जी इमरान खान चंगा सी पाया जाए, देखो ना इन्होंने जनाब कीमतें बढ़ा दी हैं। और इमरान खान के दौर में तो बिजली भी नहीं जाती, चीन के दौर में बिजली भी जाती है और इमरान खान स्मार्ट थे, वो जाते जाते कोई ऑयल की इंपोर्ट के तो वो बंद कर गए, कोला इंपोर्ट था वो बंद करके के बाद में ऑटोमेटिक बिजली जाएगी, तो ये तो वो खेल कर गए। तो आप कैसे समझती हैं कि ये सख्त फैसलों के लिए तैयार है वो? तो आप समझती हैं कि पेट्रोल, ये डीजल, गैस, ये सब महंगा होगा तो अवाम इमरान खान साहब को दोबारा आके, आप समझती हैं कि नहीं इमरान खान साहब की वापसी का कोई चांस नहीं है? मैडम जरा आपने सोच समझ के देना है या आप प्रेडिक्शन करने लगे बहुत बड़ी? नहीं सर, यहाँ पे तो कुछ भी पॉसिबल है। पाकिस्तान में आप किसी चीज को भी बिल्कुल एक पक्की बात नहीं कह सकते, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। वैसे तो फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि इमरान खान साहब दोबारा आएंगे, इतनी जल्दी आएंगे। मतलब नेक्स्ट इलेक्शन जो होंगे, अभी जो इलेक्शन ड्यू है उसके बाद वाले इलेक्शन में शायद आ जाए, लेकिन अभी फौरी तौर पे चांसेस बहुत कम है। लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ मालूम नहीं होता किस वक्त किसके जूते जो है बहुत अच्छे साफ हो जाए और वो इनको ले आए। लेकिन एक चीज जरूर है चीमा साहब कि अगर ये लोग वाकई में, कोई भी पॉलिटिशियन हो, अगर वो सच में चाहते हैं सबसे पहले इकोनॉमी को कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना, कि किसी तरीके से उस क्राइसिस में से पाकिस्तान निकले, क्योंकि ये किसी के भी हक में नहीं है कि जो डॉलर है वो 200 क्रॉस कर गया है और आगे की तरफ बढ़ रहा है। वैसे आपके लिए फायदा है क्योंकि आपके तो आप डॉलर में खेलते हैं, लेकिन ये है कि मैं ये जरूर कहूंगी कि जो बड़े बड़े जिनके पास जमीनें हैं, घर हैं, जो हमारे यहाँ कहलाए जाते हैं ना जमींदार टाइप के लोग,
उनके ऊपर इनको टैक्स लगाना चाहिए। जो कहना चाहिए बड़े बड़े रिटायर्ड जनरल्स हैं, वो कई जगह पे हैं, सिविलियन इदारों में बैठे हुए हैं, लाखों करोड़ों की तनख्वाहें ले रहे हैं, उनको वहां से निकाल देना चाहिए। उनको कहना चाहिए जी आप घर बैठो, बहुत तुमने जंगें लड़ ली, अब ऐसा करो घर बैठ के ना मक्खियां मारो, और उनकी जगह सिविलियंस को लगाए, एक प्रॉपर जो सैलरी होनी चाहिए वो सैलरी करें। लोगों की जो लाखों की तनख्वाहें मुफ्त में ये लोग ले रहे हैं उसको रोकें। फिर इसी किस्म के कई फौजी फाउंडेशन और कई दूसरे इदारे हैं एस्टैब्लिशमेंट के और फौज के जहां से टैक्स नहीं लिया जाता, उन लोगों से भी टैक्स पकड़े। आसिम सलीम बाजवा से पूछे ये पैसा कहाँ से आया, उससे भी टैक्स काटें। और इसी किस्म के दूसरे लोग जो है, खास तौर पे जो बड़ी मछलियां हैं, ये क्या करते हैं, ये मोटरसाइकिल वाले को पकड़ लेते हैं और जो 2 करोड़ की गाड़ी में जा रहा होता है उसको छोड़ देते हैं। ये ऐसा नहीं करें, ये उसके बजाय मोटरसाइकिल वाले को छोड़ दें, और जो 2-2 करोड़ की गाड़ियां लेके घूम रहे हैं यहाँ पे बड़े बड़े लोग, चाहे वो फौज के हों, चाहे वो आर्मी के हों, मतलब चाहे वो पॉलिटिशियंस हो या कोई भी हो, या आपके जैसे टीचर हो, मतलब उनको पकड़ के ना उनसे जरा पैसा निकलवाए कि बताओ जी तुम इतने महीने अमेरिका थे, खर्चा कहाँ से आया, किसने दिया, कौन फंड कर रहा था। मतलब एक तहकीकात होनी चाहिए, एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसके बाद वो जो पैसा था ना उसमें से टैक्स लेना चाहिए। तो आपकी बात मैं सभी की कर रही हूँ, तो उससे ये होगा कि जब आप सही लोगों पे हाथ डालेंगे और उनसे टैक्स लेंगे तो उससे जो गरीब तबका है मेरे जैसा उसको फायदा होगा, और उससे हम मुल्क को बचा सकेंगे और डॉलर को भी कंट्रोल कर पाएंगे। अच्छा, तो आप खुद मजदूर बन गई हैं, हमें आपने जो है कहा कि ये टैक्सेबल क्लास है, इनके ऊपर टैक्स डालें, जबरदस्त। ये तो देखे ना, ये भी कैमरे में बैठ के आप इस तरह की चीजें। वैसे एक बात बताएं, चलो मैं तो जो टैक्स देता हूँ वो तो मैं हर साल वो क्या होता है वो जो FBR में जमा करा देता हूँ, वो पता हर चीज डॉक्यूमेंटेड है। हम देखिए, हम जो सैलरीड क्लास होते हैं ना, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारी हर चीज आती है उसमें डिडक्ट है, वो सब विजिबल है, चाहे अकाउंट में देखेंगे हर चीज आ जाएगा। आप एक बात बताएं, आपने कहा जी कि फौजी फाउंडेशन जो है ना वो टैक्स नहीं देती या फौजियों के अदारे टैक्स नहीं देते। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि वो टैक्स नहीं देते या फलां उन्होंने टैक्स नहीं दिए, या कि आप समझती हैं कि वैसे ही जरा फौजी फाउंडेशन पे तनकीद करना फैशनेबल है, जरा बंदा पॉपुलर होता है, जरा इन होता है, या कि आप समझती हैं कि वाकई आपके पास कोई ऐसी कोई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की कोई रिपोर्ट है या किसी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की रिपोर्ट है, तो हमारे से जरूर शेयर करें। ये हमारे लिए, अगर कोई इदारा टैक्स नहीं दे रहा तो उनको जो है वो टैक्स लेना चाहिए, क्योंकि ये कैसे मुमकिन है कि कोई इदारा हुकूमत पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड हो, बिजनेस कर रहा हो और वो टैक्स ना देता हो। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं बिल्कुल आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो व्हाट्सएप कर दूंगी। बिल्कुल मेरे साथ हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने मेरे साथ शेयर किया है, और ये चीज इंटरनेट पे भी मौजूद है और सोशल मीडिया पे भी इस पे बात होती रहती है कि बहुत से ऐसे इदारे हैं फौज के अंदर जिसमें के फौजी फाउंडेशन का नाम भी आया है कि ये लोग टैक्स नहीं देते, और अभी भी कहा जा रहा है कि जो हमारे फौजी हैं उनको मतलब बिजली के बिल और दूसरी चीजों में भी मजीद उनको जो है ना रियायत दी जाए, और उनको जो है इस 50% उनसे लिया जाए, या पता नहीं तो 40% लिया जाए, इस किस्म की बात भी हो रही है। तो जब आप पाकिस्तान को बनाने के लिए बढ़ रहे हैं, जब आप पाकिस्तान को बचाने के लिए जा रहे हैं, तो हर किसी को अपना रोल प्ले करना है, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो आप हैं। हमारा तो बैंक से और उससे, यानी हम तो अगर मोबाइल कार्ड भी डालते हैं तो हमारा तो ऑटोमेटिकली जो है वो टैक्स चला जाता है हमारे बैंक में, मुझे तो पता भी नहीं लगता कि जब मैं मुझे मैसेज आता है तो पता चलता है कि जितने पैसे कट गए आपके टैक्स में। तो वो चीजें तो हो जाती हैं, लेकिन ये जो बड़े लोग हैं जिनके, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे दूसरे लोग हो, चाहे जहांगीर तरीन हो, और इसी तरह के दूसरे लोग, नवाज शरीफ साहब के पार्टी के भी कई लोग होंगे, पीपल्स पार्टी के भी बहुत लोग होंगे, और फौज के तो है ही है, कि इनके पास से ना तो टैक्स लिया जा सकता है, ना इनसे पूछा जा सकता है कि जी ये पैसा कहाँ से आया, बताइए। तो वही बात मैं आपसे, आप हंस रहे हैं और आप मुझे फिर आप कुछ कहे, मैं कुछ कहूंगी तो फिर आप कहेंगे मुझे कह रही, लेकिन मैं आपको नहीं कह रही। मैं एक बात ये बता रही हूँ कि सबके साथ जो बड़ी मछलियां हैं ना, जो जमींदार हैं, इनसे ये नहीं लेते। जो को मतलब मलिक रियाज हो गया, उसको अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मलिक रियाज ने 1000 देने तो ये 10 रुपए लेके उसको छोड़ देते हैं। क्यों, किस लिए? क्योंकि बांट लेते हैं आपस में। तो इसी किस्म की चीजें बहुत बार हुई हैं। आसिम सलीम बाजवा का नाम है, एक एग्जाम्पल के तौर पर कह रही हूँ, क्योंकि वो बेचारा मशहूर बहुत है ना।
इसी किस्म की और कई लोग हैं जो कि टैक्स नहीं देते या नहीं बताते उनके पास पैसा कहां से आया। जब तक आप उनसे पैसा नहीं लेंगे, पाकिस्तान में 25% जो क्लास अपर क्लास कहलाती है, पहले तो खैर लोग खानदानी तौर पे बताया करते थे अपर क्लास का मतलब पैसे वाला होना नहीं होता था, बल्कि खानदानी एक चला आ रहा होता था खानदान, उसका उससे कोई लिंक नहीं होता था पैसों से। लेकिन आजकल एक नया रिवाज आया है कि जिसके पास पैसा है, चाहे वो जितना मर्जी जैसा हो, उसको कहेंगे कि अपर क्लास से बिलोंग करते हैं। तो इसलिए मैं पैसों के लिहाज से कह रही हूँ कि जो अपर क्लास से बिलोंग करते हैं पैसे की वजह से, चाहे खानदान के वो कैसे भी हो, तो उनसे पकड़िए ना पैसा, उनसे टैक्स लीजिए, उनको तो टैक्स माफ हो जाता है। हमारे कितने पार्लियामेंटेरियन जो पहले थे, जो इमरान खान से पहले भी थे और इमरान खान के साथ भी और इमरान खान के बाद भी, कितने लोग हैं जो टैक्स नहीं देते और उनका नाम जो है वो, यानी मैं तो एक ऐसे साहब को भी जानती हूँ जो पीपल्स पार्टी के हैं और उन्होंने, उनके एक साहब ने मुझे बताया कि उनको एज अ लॉयर उन्होंने हायर किया, तो उन्होंने 30 लाख जो है वो तो उनसे कैश ले लिया और उसके बाद 70 लाख जो है उनसे कहा कि सॉरी 70 लाख कैश ले लिया और 30 लाख का उनसे चेक ले लिया कि जी मैंने 30 लाख फीस ली है, और वो 70 लाख जो थे वो पी गए, वो उन्होंने छुपा दिए। इस किस्म के टैक्स चोर हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। वैसे मेरी उनके साथ पिक्चर भी है बड़ी अच्छी हाथ मिलाते हुए, मुझे तो सब नहीं पता था इतनी इतनी जबरदस्त किस्म की करप्शन करते हैं, तो वो मैं इसलिए नाम नहीं बताऊंगी, आपको पिक्चर दे दूंगी। तो इस किस्म के लोगों को पकड़ना होगा, और अगर गवर्नमेंट चाहे या जो इदारे रिस्पॉन्सिबल हैं वो चाहें तो वो ऐसा कर सकते हैं, और उनके पास बिल्कुल ये सारी डिटेल्स मौजूद होती है। इसके लिए मेरे जैसे छोटे मोटे जर्नलिस्ट की जरूरत नहीं होती, उनके पास सारी डिटेल होती है, उनको मालूम होता है कि किसके पास क्या है। और अगर आपने पाकिस्तान के साथ कुछ थोड़ी सी भी किसी को लगाव है, थोड़ा सा भी वो समझते हैं कि जी पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमें से बचाना है, तो उनको इन लोगों से टैक्स लेना होगा, इन लोगों से पैसा निकलवाना होगा। ये नहीं कि ये लोग पैसे बाहर भेजते रहे या यहाँ पे बड़े बड़े बंगले और वो बनाकर रहते रहे कि एक अपार्टमेंट रखा होता है इस्लामाबाद में जो है वो अपनी अय्याशियों के लिए, अपने पार्टीज के लिए, ड्रिंक करने के लिए और डांस पार्टीज के लिए, और नीचे के घर में रहते हैं कि जी वहाँ फैमिली रहती है, वो एक अलग घर है। इस तरह की भी तो चीजें यहाँ हो रही है, और वैसे हम बातें बड़ी बनाते हैं कि जी इस्लामिक कंट्री है, हमें तो ये माना है वो माना है। अभी आप क्या मुझसे इनके पोल खुलवाएंगे? रहने मुझे तो दरअसल मेरे लिए तो ये सारी बड़ी नई इन्फॉर्मेशन है। आई एम रियली सरप्राइज कि देखिए पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा है, कि लोग किस तरह टैक्स जो है वो छुपा रहे हैं। और ये जो फ्लैट्स वाली बात आपने बताई है, किस तरह लोगों ने डबल डबल घर रखे हुए हैं, मतलब दिस इज समथिंग, जिन लोगों के इस तरह के घर हों उनको मेरा ख्याल है कि जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसका सुनने में आया था कि इंटेलिजेंस यूनिट है, तो उसका उनको चाहिए दैट दे शुड फॉलो एंड सर्च इट कि भाई कहाँ पे कौन किस तरह पैसे छुपा रहा है। और ये जो लोग इल्ज़ाम लगाने वाले हैं उनसे भी चेक करेंगे क्या उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं या वो सिर्फ वैसे ही जो है वो बातें कर रहे हैं। ये जो सहाफ़ी हैं इनको इंगेज किया जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो सहाफ़ियों के पास ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनसे डॉक्यूमेंट्स पकड़ने चाहिए इंटेलिजेंस यूनिट वाले, जो कि FBI का है। क्योंकि मैं आपसे और बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ कि जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का इशू वो टैक्स ना देना, वरना आज जो हम ये भीख मांग रहे हैं, कभी चीन जा रहे हैं, कभी सऊदी अरब, कभी UAE। अनफॉर्चुनेटली हमारे वजीर आजम की बड़ी मुश्किल जिंदगी है, जैसे ही वजीर आजम बनो जहाज पकड़ के भीख मांगने के लिए निकल जाते हैं, कभी उस मुल्क कभी उस मुल्क। नहीं, और एक चीज और चीमा साहब, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, जो सरकारी मुलाजिम होते हैं, जो कहना चाहिए 18 ग्रेड और उससे ऊपर के, क्यों आपने उनको दो दो गाड़ियां दे के रखी है? क्यों उनको आपने इतने नौकर दिए हुए कि जी कुक भी दिया हुआ है और ड्राइवर भी है? ये क्यों भाई, किस लिए? मतलब कौन सी कंट्री में रहते हैं? सऊदी अरब में रहते हैं क्या? शहजादे हैं ये लोग? कौन है? तो ये शहजादों जैसी जिंदगी गुजारते हैं। मेरे अपने जानने वाले घर में 4 गाड़ियां खड़ी हुई है, किस लिए जी? जी 2 ऑफिस की है, 2 अपनी है। क्यों, किस लिए? खामखी खड़ी हुई है। और उसके बाद आप कहते हैं कि जी खर्चा पूरा नहीं हो रहा, पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है। जो ये लोग जो खा रहे पी रहे उनको क्यों नहीं रोकते आप? और जो मैं कह रही हूँ 2-2 3-3 घरों का, मैं बिल्कुल सही बता रही हूँ। वो तो मतलब नाम लेना सही नहीं है, लेकिन वरना मैं तो नाम भी लेके बता सकती हूँ कि कौन लोग, मुझे उनके घर भी पता है। अब वो लोग मुझे ढूंढे और उसके बाद मेरा मुंह बंद करने के लिए ब्रीफ केस पहुंचा दें मुझे। अच्छा, अब ये सारा कुछ ब्रीफ केस के लिए कर रही है, तो आप डायरेक्ट उनको वीडियो बना के भेज दें कि भाई ब्रीफ केस भेज दो। मुझे तो पता नहीं था। नहीं, मैं बताऊंगी, मैं बताऊंगी ना, आपके साथ शेयर करूंगी ना। आप मेरे पार्टनर इन क्राइम होंगे ना। नहीं मैडम, मुझे तो पता नहीं आप मेरे चैनल में बैठ के ब्रीफ केस मांग रही हैं, वो भी सीधे सीधे हैं। ये तो आपने नहीं जो है ना, वो आपने मेरे सामने इधर ब्रेकिंग न्यूज चला दी है
कि आरजू काजमी जो है वो कमर चीमा शो पे जो है वो ब्रीफ केस मांगती हुई चीमा तो मैंने कहा चलेगा, आपने ब्रीफ केस चुपके चुपके ले लिया, मैं तो खुल्ला लूंगी और दिखाऊंगी उसके बाद। चले जी। और आरजू साहब ये आपने बिल्कुल सही कहा, आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू, दोज हु आर नॉट अकाउंटेबल दे शुड मेड अकाउंटेबल, and those who are not paying taxes they must pay taxes, वरना देखिए एक चीज और, मैं चीमा साहब खैर वो तो मैं मजाक कर रही थी, लेकिन उसके अलावा मैं एक चीज और कहूंगी कि देखिए अगर हम इंडिया को देखें, वहाँ के पॉलिटिशियंस जो है वो बड़ी सादी सी गाड़ी में घूम रहे होते हैं। हमने नहीं देखा कि जी वो BMW यूज कर रहे हैं या मर्सिडीज चला रहे हैं, या इस किस्म की जो गाड़ियां उनके लोकल बल्कि जो बनती हैं अक्सर उसमें हमें नजर आते। सिर्फ उनके मेरे ख्याल उनके जो फिल्म एक्टर्स या बहुत बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकॉन्स हैं, शायद उनको परमिशन है कि वो इस किस्म की लग्जरी गाड़ियां जो यूज करते हैं। एक बार मैंने अर्नब गोस्वामी जी को देखा पिछले दिनों जब उनके केसेस चल रहे थे, तो वो आम सी होंडा सिविक थी या कुछ थी, उसमें घूम रहे थे। मैंने कहा हमारे यहाँ कोई बड़ा टीवी एंकर जो अपने आप को बड़े बड़े टीवी एंकर्स बताते हैं, कहीं वो इस गाड़ी में बैठेंगे? कभी भी नहीं बैठेंगे। मैंने कहा हमारे यहाँ तो BMW और सब तो बल्कि जहाज वहाज तक रखे हुए लोगों ने। तो इस किस्म की जब लाइफस्टाइल आपका होगा, इस किस्म की जब आप स्टाइल से रहेंगे, तो जाहिर है आप इसका मतलब है मुल्क को तो आप कोई पैसा नहीं दे रहे। और मैं सिर्फ पॉलिटिशियंस की या आर्मी वालों की बात नहीं, मैं मीडिया वालों की भी बातें कर रही हूँ कि मीडिया भी हमारा ऐसे करता है और ये गलत है। और इधर जिधर जिधर ये वो जो आता है वो गीला तीतर, वो क्या नाम है उसका, इमरान रियाज, तो वो मतलब उसके पास इतना पैसा है और कोई पूछने वाला नहीं है भाई ये तुमने कहाँ से पैसा बनाया। इन लोगों को कोई वो नहीं है कि शर्म नहीं है कि जी पाकिस्तान के लोग यानी थर में और चोलिस्तान में लोग जो है वो बगैर पानी के प्यासे मर रहे हैं। लोग बच्चे वहां पे मर रहे हैं, उनके पास पानी नहीं है कि वो लोगों को डेड बॉडीज को गुस्ल दे सके दफनाने के लिए। और ये बेशर्मों की तरह बैठ के ये बता रहे होते हैं कि जी वहां पे घर है इनका और वहां पे घर है और वहां पे गाड़ी है और वहां ये शिकार के लिए चले गए। मतलब कोई किस्म की हमारे अंदर जो है ना वो एक शर्म नहीं रह गई है। उसके बजाय मैं तो कहती हूँ कि इन सबसे टैक्स ले, इन सबसे जो एक्स्ट्रा पैसा है वो खींचे गवर्नमेंट, और उसके बाद वहां पे जो बच्चे और बड़े मर रहे प्यासे उनको पानी भेज दीजिए, उनको जो है पीने का पानी दे दीजिए, तो शायद अल्लाह जो है वो कुछ रहम कर दे पाकिस्तान के ऊपर। वरना तो ये इसी किस्म की हरकतें करते रहेंगे तो फिर ये मतलब कुछ नहीं हो पाएगा और एक दिन हम बैठ के यही बात कर रहे होंगे कि बिल्कुल खत्म हो गया और हमारी जो है वो श्रीलंका से भी बदतर हालत हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रही है, मैं एग्री करता हूँ आपसे कि वाकई श्रीलंका वाले हालात हैं। वी आर ऑन द ट्रैक, वी आर ऑन द सेम ट्रैक। कोई ऐसा वो नहीं है कि जिस चीज को हम जो है ना वो कर सके हों, लेकिन मुझे ऐसे लगता है मुझे गलत फहमी होगी शायद कि हमारे शायद कुछ थोड़े से दोस्त रह गए हैं जो हमें थोड़ी मदद करना चाहते हैं। बाकी इट्स वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर पाकिस्तान, और जिस तरह इन्फ्लेशन बढ़ रही है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई। थैंक यू वेरी मच आरजू काजमी साहबा, आपने बड़े जो है वो बेरहम तरीके से उस क्लास को एक्सपोज किया है जो वाकई जिसको अकाउंटेबल होना चाहिए और जो वाकई जिनके अकाउंटेबिलिटी आज तक नहीं हुई। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया और अपने जो दिल की बात और पाकिस्तान को सही रास्ते पर लाने के लिए जो आपने सजेशन दी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।